शुभ्रा साहब, आपका क्या पक्ष है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि क्या भाई अभी लक्ष्य अगर महिला आरक्षण है तो अपोजिशन कह रहा है परिसीमन साइड कर दो, महिला आरक्षण लागू कर दो 33%, क्या प्रॉब्लम है शुभ्रा साहब? देखिए अमन जी, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। एक महिला होने के नाते और एक ऐसी महिला होने के नाते जिसने चुनावों पर काम किया है, मैंने महिला कार्यकर्ताओं का संघर्ष देखा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि महिला आरक्षण इस देश की मांग 1996 से चल रही है ये बहस, और आज हम 2026 में बैठे हैं। तो आप सोचिए इतना लंबा सफर तय किया है। इसके बाद जहां तक बात परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों को जोड़कर देखने की है, मैं आह्वान करती हूं इस देश के विपक्ष का, अगर वो कंस्ट्रक्टिव राजनीति करना चाहते हैं, जो संसद में हो रहा है वो होने दें, अपनी अपनी पार्टियों के अंदर वो करके मिसाल पेश करें ना, मोदी सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, जिनके पास लगता है कि उनको बिल्कुल निरंकुश शासन सौंपा हुआ है, वो कर ले। महुआ मांझी जी अपनी पार्टी में इंश्योर करें 33-50% रिजर्वेशन की बात होनी चाहिए। मैं तो 33% से खुश नहीं हूँ। दूसरी चीज जो मूलतः मैं इस बिल के समर्थन में रहते हुए जो मुझे एक लाइन जो ऐड करनी है वो ये है कि सिर्फ महिला आरक्षण से महिला के प्रतिनिधित्व का और इनफैक्ट प्रतिनिधित्व की पॉलिटिक्स से ऊपर उठने की जरूरत है। महिलाएं छोटे से छोटे नंबर में हो या बड़े से बड़े नंबर में हो, महिलाओं का एक्चुअल से पार्टी के डिसीजंस में कितना है, मूल लड़ाई ये होनी चाहिए महिलाओं की। किसको मिल रहा है? क्या इसमें कोई भी महिला जनरल सेक्रेटरी, कोई भी महिला प्रेसिडेंट, कोई भी महिला प्रवक्ता, क्या इन लोगों का से है? अगर नहीं है तो आप सोच कर देखिए कि हम सिर्फ आरक्षण लेकर के किस तरफ की दुनिया को जा रहे हैं। क्योंकि एक बात अमन जी, क्योंकि आप खुद पुरुष हैं, आप ये बात अप्रिशिएट कर पाएंगे जो मैं कह रही हूँ। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एक घर में या किसी भी एक यूनिट में महिलाओं को आप प्रतिनिधित्व किस चीज का दे रहे हैं? महिला रिप्रेजेंट, मैं पूछना चाहती हूं, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं आपके सामने बैठे हुए। व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन रिप्रेजेंटेशन? मैं क्यों रिप्रेजेंट करूं किसी को जो मैं अपने आप में एक एंटिटी हूं? क्या ये बहस इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की? यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? एक महिला क्यों खुश होगी 33% और 50% रिजर्वेशन दिया गया? क्यों खुश होना चाहिए? जदयू की नेत्री यहाँ बैठी है, बहुत अच्छा बोलती है। जदयू की नेत्री को क्यों खुश होना चाहिए सिर्फ आरक्षण से? वो क्यों नहीं बोले कि एक वोट बैंक के रूप में नीतीश जी ने कल्टीवेट किया? नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर एक महिला को होना चाहिए था, जदयू की महिला को होना चाहिए था। लेकिन ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा, 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी जब, तो फिर आपको देना ही टिकट उनको होगा, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व भागीदारी बढ़ेगी उस लिहाज से। और ये लक्ष्य आपने कहा कि मांग इतने समय से 96 से लेकर 2026 में आ जाए। फॉर एग्जांपल गुजरात है, ठीक है, आप गुजरात में जनसंख्या के हिसाब से है, कुछ भी अनुपात के हिसाब से होगा, तो गुजरात में आप ज्यादा बढ़ा दें, आज मध्य प्रदेश में ज्यादा बढ़ा दें, जहां मजबूत है वहां ज्यादा बढ़ा दें, और फिर दक्षिण केरल या जहां आप लोग कमजोर है वहां आप थोड़ा कम सीटें बढ़ाएं। तो ये चिंता तो फिर ये तो वाजिब थी, ये तो कैलकुलेटेड स्टेप हुआ ना, ये चिंता है। बिल्कुल, मैं एक बात तो ये मुझे लगता है अंडरलाइन करने की जरूरत है कि किसी भी लोकतंत्र में अगर संसद से कोई भी एक्ट पारित होता है, क्या वो नॉन पॉलिटिकल हो सकता है? मैं आपसे पूछती हूं अमन जी, ये कौन लोग हैं जो बिल पारित कर रहे हैं? ये सब पॉलिटिशियंस है ना, तो वो पॉलिटिशियन स्ट्रेटेजाइज नहीं करेगा, पॉलिटिशियन नहीं देखेगा कि उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मैं दूसरी बात कर रही हूं अमन जी, मैं ये कह रही हूं कि जब महिला आरक्षण की बात होती है, जब महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व की या महिलाओं की बढ़ोतरी की बात होती है, तब तो हम जनरल इशू क्यों डिस्कस करते हैं? मुझे क्या एक बात बताइए, ये अनुप्रिया जी बहुत अच्छी बात कही, महिलाएं अपने आप में एक वोट बैंक है, मुझे क्यों बात करनी है ओबीसी महिलाओं पे? एक महिला होने के नाते मेरे लिए मांझी जी हो, यादव समुदाय का रिप्रेजेंटेशन को कर रही है, मेरा संप्रदाय का कर रही है, मैं शायद मिश्रा का कर रही हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात लॉजिकल है महुआ जी, बिल्कुल, चाहे मांझी कोई ओबीसी है, ईबीसी है, ये कोटा की मांग तो